नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और बात एक अहम मुद्दे पर। टीके के बाद कोरोना का कितना खतरा। कोरोना को लेकर लगातार कई तरह की भ्रांतियां हमने देखने को मिल भी रही हैं, जिसमें कोरोना का टीका कितना सुरक्षित है, टीके की दोनों खुराक लेने के बाद भी कुछ लोगों में संक्रमण हो सकता है क्या, ऐसे कई सवाल लगातार हमारे जहन में घूमते रहते हैं। वहीं आपको बता दें, केंद्र सरकार ने ये साफ किया है कि टीके की दोनों खुराक लेने के बाद भी कुछ लोगों में संक्रमण हो सकता है। ये बड़ा खुलासा भी केंद्र सरकार द्वारा किया गया है कि कुछ लोगों में टीके की दोनों खुराक लेने के बाद यानी वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमण होने का खतरा बना रहता है, जिनमें से बहुत कम करीब 1% लोगों में यह संक्रमण गंभीर हो सकता है। वरना जो संक्रमित लोग होते हैं वो इलाज के बाद ठीक हो जाते हैं, हल्के फुल्के लक्षण उनमें नजर आते हैं। लेकिन वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ऐसे मामलों पर पैनी निगाह रखे हुए है, ताकि कोई लापरवाही बाद में भुगतनी ना पड़े, लापरवाही के चलते कोई ज्यादा केसेस ना आ जाए। लेकिन सवाल वही उठता है, बार बार हम इसी सवाल पर जवाब भी लेंगे कि टीके के बाद, वैक्सीनेशन के बाद कोरोना का कितना खतरा आखिर बना रहता है, क्योंकि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने भी मंगलवार को इस कॉन्फ्रेंस में एक प्रश्न के उत्तर में ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि टीके के बाद भी कोरोना का खतरा बना रहता है। आपको बता दें कि जो लोग वैक्सीनेशन जिनका हो चुका है, दोनों डोज जो वैक्सीन के ले चुके हैं, ऐसे में उनके लिए भी लापरवाही बरतना सही नहीं होगा, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद वो पूरी तरह सुरक्षित हैं, तो ये आपको सोचना जरूरी है, सतर्कता बरतना जरूरी है कि आपको कहीं ना कहीं संक्रमण हो सकता है। डरने वाली बात नहीं है, लेकिन लापरवाही ना बरतें। इस दौर में महामारी जब इतनी तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जो वैक्सीनेशन के बाद के कोरोना संक्रमण है। जो वैक्सीन जिन्होंने लगवा लिया है उनको कोरोना हो रहा है। ऐसे में जरूरी है सतर्कता बरतना, सावधानी बरतना, बिना परामर्श दवा न लेना। लगातार विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं कि ऐसे में सावधानी ही आपको बचा सकती है। भले ही आपने वैक्सीनेशन करवा लिया हो, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद कई लोगों में देखा गया है कि मास्क नहीं पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना है, क्योंकि वैक्सीनेशन करवा लिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि वैक्सीनेशन के बाद भी आप पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस रफ्तार में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, कि दूसरी लहर बढ़ रही है, बेहद जरूरी हो जाता है ऐसे में सतर्कता बरतना। इस चर्चा पर हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व सुप्रिंटेंडेंट एम्स रायपुर, डॉक्टर नरेंद्र सैनी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं IMA। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। डॉक्टर करण, सबसे पहले आपसे ही मेरा सवाल, वैक्सीन के बाद जिस तरह से लगातार सामने आ रहा है कि वैक्सीनेशन जिन लोगों ने करा लिया है, दोनों डोज जिन लोगों ने ले लिया है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है। देखिए, ये अध्ययन और अनुभवों से ये ज्ञात हुआ है जी, और मुझे भी, मेरे सामने बहुत से ऐसे स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सक, फार्मासिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर, पैरामेडिकल सर्विस वाले लोग भी हॉस्पिटल्स में, एम्स में और दूसरे हॉस्पिटल्स में, और जहां तक मुझसे चर्चा करते हैं तो मुझे ज्ञान है इस चीज का, और एक अनुभव भी आया है 14-15 माहों में, कि जिन्हें कोरोना का वैक्सीन लग गया है वो उन्हें भी फिर से रिकरेंस हुआ है, कोविड-19 इन्फेक्शन फिर से उनके शरीर में आया है। अभी ये अध्ययन का विषय है और हमारे रिसर्चर्स और चिकित्सक और वैज्ञानिक लगातार इस पर, ये क्या इसके कारण है, कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो डिस्ट्रॉय नहीं होता है और जो रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है, इम्यूनिटी कम होती है, एजिंग जो ज्यादा एज के लोग होते हैं या मॉर्बिडिटी वाले होते हैं, उनमें भी यह चीज देखी गई है। इसलिए ये विषय एक चर्चा का विषय है कि हमें इससे पैनिक नहीं होना है। हिंदुस्तान पूर्ण रूप से सुरक्षित है। आज की डेट में वैक्सीनेशन काफी प्रभावित तौर पे और बहुत ही फास्ट वैक्सीनेशन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। लोग सामने आ रहे हैं, करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा है और सुरक्षित भी है। काफी ज्ञान लोगों को है। मास्क और सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग का
और लॉकडाउन से काफी कंट्रोल हुआ है। बहुत हमने अभी छत्तीसगढ़ को देखा है, छत्तीसगढ़ में एकदम से देश में और दूसरे कंट्रीज के तुलनात्मक बहुत केस हुए, लेकिन अभी जहां पर हजारों की संख्या में थे वो सैकड़ों में आ गए हैं और उससे भी कम हो गए हैं। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और शासन के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं और दवाइयां, ऑक्सीजन जो प्रदान कर रहे हैं उससे काफी कंट्रोल हुआ है। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि हमारे देश की जनता को पैनिक नहीं होना है, इससे डरना नहीं है। आप सभी वर्ग के लोग तो सावधानियां तो बरतें, साथ में अपनी इम्यूनिटी को, इसको सभी लोग ध्यान दे रहे हैं इस समय। और चर्चा का विषय है कि शरीर अगर आपका स्वस्थ है, मजबूत है अंदर से और इम्यून सिस्टम आपका बहुत परिपक्व है और स्ट्रांग है, तो ये वायरस हमला नहीं करता। यदि बॉडी में आ गया है तो हल्का फुल्का माइल्ड इन्फेक्शन के जो लक्षण है, बुखार और सर्दी, ये आते हैं पॉजिटिव होने के बाद में। लेकिन इंसान करोड़ों लोग यानी प्रतिशत में लेंगे तो 98% लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हुए और जिनको सिम्टम है भी थोड़ा बहुत माइल्ड मॉडरेट, वो अच्छे हो जाते हैं। 1-1.5% लोगों की मृत्यु होती है और ये वो लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, कोमॉर्बिडिटी, ट्यूबरकुलोसिस और दूसरे डायबिटीज जैसे रोग और कमजोर शरीर के हैं। इन्हीं लोगों में भयभीत होने की चिंता रहती है और ये भी समय से आते हैं तो बचा लिए जाते हैं। काफी अच्छी व्यवस्था है, नई नई दवाओं का आविष्कार हो रहा है, सरकार उसमें मदद कर रही है, हॉस्पिटल्स में बिस्तरों की संख्या बढ़ रही। तो वैक्सीन के बाद भी आप ये मत सोचिए कि ये इन्फेक्शन नहीं होगा। आप स्वस्थ हैं, उसके बाद जब इन्फेक्शन हो रहा है, वैक्सीन लगने के बाद में भी आपकी अगर इम्यूनिटी प्रॉपर उसमें डेवलप होती है बॉडी में उस वायरस से लड़ने के लिए, तभी आप सुरक्षित माने। नहीं तो तब तक आप अपने आप को सावधानी पूर्वक गाइडलाइंस के अनुसार, ICMR की गाइडलाइंस, WHO की गाइडलाइंस और शासन स्तर से जो गाइडलाइंस जारी होती हैं उनका पालन करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस बहुत बड़ी चुनौती और गंभीर रोग से बचा जा सकता है। जी। डॉक्टर सैनी, अगर बात की जाए, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि टीके के बाद भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं लोग, हालांकि बहुत कम आंकड़ा है, 1% ही लोग गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी है। तो ऐसे में क्या कुछ लक्षण होते हैं वैक्सीन के बाद जो ध्यान देने की जरूरत होती है लोगों को, जिन पर गंभीर रिपोर्ट भी करानी चाहिए? जिन अगर किसी को ये लक्षण निकल रहे हैं, मिल रहे हैं, तो क्या कुछ वो लक्षण हैं जिनके लिए रिपोर्ट करानी जरूरी हो जाती है? पहला तो ये समझना कि वैक्सीन के बाद ही आपको कोरोना हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। क्योंकि यदि हम आंकड़े देखें या साइंटिफिक एविडेंस देखें तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन की जो सेंसिटिविटी है या स्पेसिफिसिटी है कि कितने लोगों में ये कामयाब होगा, वो अराउंड 70% है। इसका मतलब ये है कि कोरोना वैक्सीन लगने के बावजूद भी 30% ऐसे लोग रह जाएंगे कि जिनको एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, यानी कि उनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो 70% कौन होंगे वो बिना टेस्ट के नहीं पता लगेगा। इसलिए 30% कौन होंगे जिनके अंदर एंटीबॉडीज नहीं बनेगी और उनको इन्फेक्शन होता है, उनको नहीं पता लगेगा। वो सिर्फ आपको टेस्टिंग के द्वारा ही पता लग सकता है जब हम एंटीबॉडीज करवाएं, जबकि वो अमूमन नहीं करवाई जाती। इसलिए हमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। और दूसरा ये भी देखा गया है कि हमारे पास वायरल डोज कितनी आती है। यदि मेरे पास वायरल डोज यानी कि यदि मेरे पास कीटाणु बहुत मात्रा में आ जाएंगे तो इवन मैं वैक्सीनेटेड हूं तो भी मुझे कोरोना हो सकता है। मेरे अंदर एंटीबॉडीज बनी भी हुई हैं तो भी हो सकता है, क्योंकि ये हमने लोगों में देखा है। काफी सारे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को जिनको वैक्सीनेशन हुआ था उनको भी हुआ, तो हो सकता है क्योंकि वो सभी जो सीरियस मरीज हैं उनके पास रहते हैं, इसके कारण उनके पास जो डोजेज हैं वो ज्यादा गई, उसके कारण हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा ही चाहे वैक्सीनेटेड हैं तो भी हमें ध्यान रखना है जो कि हम कहते हैं कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर। उस कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर में आता है कि हम हमेशा मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी रखें, आसपास की सफाई रखें, और चौथा, आजकल क्योंकि
हमारे यहाँ पर गर्मी हो चुकी है, गर्मी में हमारा एसी चल चुके हैं और एसी में अमूमन क्या होता है कि हमारे सारे दरवाजे बंद रहते हैं, ताजी हवा का चांस नहीं रहता, तो उसमें यदि कोई भी कीटाणु उस वातावरण के अंदर है तो वही घूमता रहता है और वो हमें कभी भी, चाहे हम दूरी भी बनाए रखें तो भी हमें हो सकता है। इसलिए जब भी आप ऐसे कमरों में हैं, ध्यान रखिए कि आपका वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, ताजी हवा का आना उसके अंदर होना चाहिए, नहीं तो हमें कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए मैं कहूंगा वैक्सीनेशन जरूर लगाएं, क्योंकि हमें ये लड़ने की क्षमता देता है। कम से कम 70% लोगों में ये कामयाब होता है। और जब भी हमारे और किसी भी इसमें नहीं जाए कि इसमें वैक्सीनेशन कौन सा लगाएं, दूसरा जिसमें भी आपका टर्न आ रहा है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और अब दोबारा एक तीसरा वैक्सीन भी आ रहा है स्पुतनिक, तीनों में से कोई भी वैक्सीन आ रहा है, आपका नंबर जिसमें आए, ये कभी भी मत सोचिए कि मुझे ये वाला लगवाना है, वो ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, तीनों वैक्सीनेशन अच्छे हैं, वो लगवाने हैं। और दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया कि क्या उनको हो सकता है, जो मैं ऑलरेडी कह सकता हूँ हो सकता है। इसलिए यदि आपको वैक्सीनेशन के बावजूद भी, पहला तो आपको कब आपके अंदर एंटीबॉडीज पूरी बनती हैं, जब आपने दोनों वैक्सीनेशन लगवा लिए होते हैं, क्योंकि ये सारे के वैक्सीन 2 डोजेज में लगता है और दोनों डोजेज का पूरा लगना जरूरी है। और उसके बाद भी 2 हफ्ते के बाद ही हमारे अंदर पूरी एंटीबॉडीज बनती हैं, उसके बाद ही आप सोचिए कि पूरा वैक्सीनेटेड हैं। दूसरा ये कि यदि आपको वैक्सीनेशन लगाने के बाद यदि इमीडिएटली आपको बुखार आ जाता है, वैक्सीनेशन लगवाया और इमीडिएटली आपको, कुछ लोगों को बुखार आ सकता है, हाथ पांव में दर्द हो सकता है, वो थोड़े दिन के लिए रहेगा, 2 या 3 दिन के लिए, और वो ठीक हो जाएगा, वो बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन का रिएक्शन है। उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, वो सिर्फ वैक्सीनेशन का रिएक्शन हो सकता है, कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है। लेकिन आपको यदि 2-3 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के बाद आपको बुखार होता है, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि गला में खराब होना, बुखार होना, हाथ पांव में दर्द होना, आपको स्वाद का पता न लगना, स्मेल का पता न लगना, पेट में दर्द होना, ऐसा कोई भी यदि आपको ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो ये कोरोना हो सकता है, इसको नजरअंदाज मत करिए। जी डॉक्टर टंडन, जिस तरह से डॉक्टर सैनी ने भी बताया कि जिस तरह के ये जो लक्षण हैं, ये जो बुखार 1-2 हफ्ते बाद आना, ये भी गंभीर है, आपको रिपोर्ट करानी ज़रूरी है। इसी से जुड़ता हुआ सवाल मेरा आपसे भी है कि जिस तरह से अगर कमजोरी, शरीर के किसी अंग का काम ना करना, ये सब जो लक्षण हैं, सिर में दर्द, छाती में दर्द और अन्य ऐसे कोई गंभीर लक्षण जो आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सामान्य लक्षण पे भी इंसान पैनिक हो जा रहा है और कई बार गंभीर लक्षण दिखने के बाद भी वो उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसे में कितना जरूरी हो जाता है इन दोनों चीजों को अलग अलग रखना? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है हमारे मीडिया के द्वारा, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन के द्वारा बहुत अच्छी जागरूकता और बहुत ज्ञान की, और सभी प्रकार के जो कोरोना वैक्सीन से संबंधित और दूसरी बीमारियों से संबंधित रोग है और उसका बचाव और उसकी सावधानियों के संबंध में जो चर्चा हो रही है, वो उससे हमारा पूरे देश का नौजवान और बुजुर्ग और जो स्टूडेंट्स हैं वो, और जन बाजार हाट सब जगह जो कार्य करने वाले लोग हैं, उन्हें अच्छा एक ज्ञान प्राप्त हो रहा है लगातार। और उसी का यह कारण है कि हम इस वैश्विक महामारी को दोनों लहरों में कंट्रोल कर लिए हैं और अच्छे हो गए हैं। तो जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर यही है कि आप किसी भी प्रकार से पैनिक ना हो, क्योंकि आपको वैक्सीनेशन हो गया है, बहुत काफी हद तक आपके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है आने वाले, और उसी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए वो सेल्स मजबूती से तैयार होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वैज्ञानिकों ने इसी प्रकार से इस वैक्सीन को बनाया है और देश में और विदेशों में ये वैक्सीन कोविशील्ड और स्पुतनिक ये सब लग रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वैक्सीन पे विश्वास करें, चिकित्सकों पे विश्वास करें, वैज्ञानिकों को विश्वास करें। आप अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए अच्छा भोजन, प्रोटीन, विटामिन युक्त लें, और फेफड़े की एक्सरसाइज हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे दूसरी एक्सरसाइज है, जिससे आपका शरीर का खून भी नॉर्मल लेवल पे रहे, उसकी सेल्स नॉर्मल लेवल पे रहे, ऑक्सीजनेटेड वातावरण में रहे, और डरने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि आपको वैक्सीनेशन हो गया है, यदि कोविड रिकरेंस होगा भी तो उस स्तर का नहीं होगा, वो घातक नहीं होगा। आप अगर लक्षण कोई आते हैं आपको कोविड से संबंधित या न्यूरोलॉजिकल, क्योंकि ये सबको मालूम होना चाहिए कि कोविड का जो वायरस है वो श्वसन तंत्र और नर्वस सिस्टम, कार्डियक मसल और गुर्दे की जो सेल्स हैं सभी में, इंटेस्टाइन, लिवर, सब में थोड़ा थोड़ा हमला करता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो इसका हमला होता है, डैमेज होती हैं जो कोशिकाएं, वो है पल्मोनरी सेल्स। पल्मोनरी सिस्टम जो होता है, लंग्स जो होता है, वो डैमेज होता है। उसको फिर से नॉर्मल आने में टाइम लगता है, क्योंकि रिकवर होगा, मरीज अच्छा तो हो जाएगा, ऑक्सीजन से, ट्रीटमेंट से, वायरल लोड भी खत्म हो जाएगा, लेकिन फाइब्रोसिस और अन्य जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं न्यूमोनाइटिस के, निमोनिया के, और साथ में एट ए टाइम कार्डियक मसल्स भी डैमेज होती हैं, आर्टरीज और छोटी छोटी जो धमनियां हैं, वेन्स हैं, उसमें भी ब्लड क्लॉट। तो इस प्रकार से जो कीटाणु होता है, जो विषाणु होता है कोविड-19, इसका जो गुण है वो यही है कि हर सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, हर जगह इन्फ्लामेशन होता है, चाहे वो लंग हो, चाहे ब्रेन हो, एंडोक्राइन हो, इंटेस्टाइन है, पैनक्रियास है, इन सब में वो हमला करता है। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपका डाइट अच्छा है, विटामिन अच्छी है, विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है, और ऑक्सीजनेटेड एरिया में रहते हैं आप, अपने आप को स्वास्थ्य को ध्यान देते हैं और अच्छा खाना, और साथ में वो जो लक्षण जो न्यूरोलॉजिकल हैं, कार्डियोलॉजिकल हैं, रीनल हैं, हेपेटिक हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस के हैं, इवन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसमें पोस्ट कोविड ये ज्यादा कंप्लेंट आती है कि डॉक्टर साहब मुझे अच्छा तो हो गया हूँ, नेगेटिव आने के पश्चात भी हाथ पैर में कमजोरी बनी हुई है, तो इसमें आपको पानी बहुत पीना पड़ेगा, आपको प्रोटीन वाली चीजें, दूध है और उसके जो प्रोडक्ट हैं, ताकि आपका शरीर तंदुरुस्त हो। जो चोट खाया हुआ वायरस से शरीर है उसको नॉर्मल होने में टाइम लगता है। यह भी ध्यान रखा जाए कि कोई भी ऐसा लक्षण आता है तो आप अपने नजदीक के डॉक्टर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एम्स, हर शहर में, हर जिले में, हर गांव में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, शासन की ओर से नियुक्त किए गए हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, प्रशिक्षित हैं, उन सब से और डॉक्टर से टेलीफोन और मोबाइल में चर्चा कर अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिए पूरी कोशिश करना चाहिए। आपको स्वयं को, आपके परिवार को, और जिस चिकित्सक से आप बात करते हैं कि हमको ये तकलीफ हो रही है इन्फेक्शन के बावजूद भी, तो आपको सभी प्रकार की उससे संबंधित जांचें भी करवाना पड़ेगा, इलाज भी कराना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कार्डियक इवेंट हो जाए, कोई न्यूरोलॉजिक इवेंट हो जाए, सडन डेथ हो जाए, रीनल फेल्यूर हो जाए, आपका जो इंसुलिन की जो बनने की प्रक्रिया होती है पैनक्रियास में, वो एकदम से शट डाउन हो जाए, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए, आप बेहोशी में चले जाए। बहुत से कारण हैं, जिसमें एक अभी जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह है उसमें भी डिस्टरबेंस होते हैं। तो कुल मिला के हेमेटोलॉजिकल हो, न्यूरोलॉजिकल हो, कार्डियोलॉजिकल हो, पल्मोनरी हो, एंडोक्राइनल हो, मैं समझता हूँ सभी जो ऑर्गन, 6-7 वाइटल ऑर्गन्स हैं, इसको ध्यान में रखें, चौकन्ने रहें। आप स्वयं, जनता को स्वयं, हर व्यक्ति को, चाहे बुखार आए, चाहे खांसी आए, चाहे वीकनेस लगे या किसी ऑर्गन से संबंधित यदि कोई भी डेफिशिएंसी या शिकायत होती है, मैं समझता हूँ सबसे पहले आप डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ से संपर्क करें, और इससे संबंधित सभी जांचें, चाहे ब्लड से संबंधित हो, सीटी स्कैन हो, एक्सरे हो, खून की, पेशाब की, सब जांचें कराएं। और डॉक्टर कहते हैं कि आपको स्वस्थ है तभी आप विश्वास करें, नहीं तो डॉक्टर यदि कोई गाइडेंस में आपका ट्रीटमेंट चालू करना चाहते हैं तो उनका कहना मानना बहुत जरूरी है। जान है तो आपका सब कुछ सुरक्षित है। थैंक यू जी। बिल्कुल डॉक्टर सैनी, जिस तरह से डॉक्टर करण ने भी जिक्र किया ब्लड क्लॉटिंग का, ये एक ऐसा विषय है जो कोरोना संक्रमण के बीच में, कोरोना काल के बीच में काफी सुना है हमने ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। वैक्सीनेशन को भी ब्लड क्लॉटिंग से जोड़कर अब देखा जा रहा है, क्योंकि कई तरह से ये भ्रांतियां कह लें, गलतफहमियां कह लें, या फिर कितनी सच्चाई में आप ही से जानना चाहूंगी इस बात में है कि ब्लड क्लॉटिंग के कितने मामले वैक्सीनेशन से जुड़े हुए हैं। क्या वैक्सीनेशन
करवाने के बाद ब्लड क्लॉटिंग भी हो रही है लोगों को। जब भी कोई नई चीज आती है तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है जी। और उसको देखा जाता है कि क्या साइड इफेक्ट उसके इतने ज्यादा हैं कि वो जो उसके प्रोटेक्टेड इफेक्ट हैं उससे ज्यादा हो रहे हैं। बट यदि मैं कोविशील्ड लूं या कोवैक्सीन लूं, इनमें जो भी अभी तक हमने देखा है कि इतने मिनिमल लोगों को हुआ है, इतने मिनिमल लोगों को हुआ है कि इस साइड इफेक्ट को सोचना भी नहीं चाहिए। जी। अभी जो जॉनसन एंड जॉनसन का एक वैक्सीनेशन आ रहा है जो हमारे यहाँ अभी आया भी नहीं है, उसमें ज्यादा क्लॉटिंग के देखा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका ने भी उसको कह दिया है कि इसके जो फायदे हैं वो उससे ज्यादा है, इससे उसको भी इस्तेमाल करिए। तो जो क्लॉटिंग की बात है वो हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व भर में WHO से और दूसरी कंट्रीज भी इस तरफ एक्सपेरिमेंट करती हैं, इस तरफ रिसर्च करती हैं और उन सब के मुताबिक, ये सिर्फ हिंदुस्तान की रिसर्च नहीं है, पूरे विश्व भर की रिसर्च है, इन सब रिसर्चों के मुताबिक ये देखा गया है कि जो इन दोनों वैक्सीन जो हमारे इस समय भारतवर्ष में है और तीसरा स्पुतनिक भी जो आ रहा है, इन तीनों के जो फायदे हैं, ये जो क्लॉटिंग थोड़ा बहुत किसी को हुआ है या कुछ हुआ है, वो इतने कम है कि उसको नजरअंदाज किया जा सकता है। इसलिए मैं आपके प्रोग्राम के जरिए सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जब भी आपके पास सरकार की तरफ से या आपका नाम आए, जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया है कि आज आप लगवा सकते हैं, तो उसी दिन फौरन जाके लगवाएं। और दूसरा, मैं देख रहा हूं कि काफी लोगों के मन में ये आ रहा है कि नहीं, इससे नुकसान ज्यादा होता है कोविशील्ड से, कि क्लॉटिंग फैक्टर उससे ज्यादा होता है या कोवैक्सीन से ज्यादा होता है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों वैक्सीन ही सेफ है, दोनों में ही जो क्लॉटिंग की चीजें हैं या जिसको बोलते हैं हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन है, बहुत कम है। इसलिए इस तरफ मत सोचिए और जब स्पुतनिक भी आएगा तो स्पुतनिक भी लगवाएं, उसकी तरफ मत जाइए। जो भी इनके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट है वो किसी ना किसी को हो सकते हैं, लेकिन ये सोचिए वो समुंदर में बूंद के बराबर होंगे, तो आप समंदर में जाना तो नहीं छोड़ते ना जी, क्योंकि वहां भी जरूरी है जाना। तो इसी तरीके से वो समंदर में बूंद के बराबर वो साइड इफेक्ट है, उसको नजरअंदाज कर दिया जाए। जी जी बिल्कुल डॉक्टर सैनी, यही मैं आपसे, ये भी मेरा सवाल होगा कि अगर वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज अगर हम ले लेते हैं तो बिल्कुल साधारण से जो माइल्ड से जो साइड इफेक्ट्स हैं, बिल्कुल बहुत थोड़े से, वो क्या हो सकते हैं? देखिए, जब आप दोनों डोजेस ले लेते हैं जी, अमूमन आपको फर्स्ट डोज में कुछ ही लोगों को साइड इफेक्ट हो सकता है कि किसी के थोड़ा बहुत, किसी को जहां पर लोकल इलेक्शन, क्योंकि ये इंजेक्शन के द्वारा लगाया जाता है तो वहां पर कुछ थोड़ा सा वहां पर सूजन आ सकती है लगाते वक्त, वहां पर थोड़ा सा दर्द हो सकता है, कुछ लोगों को थोड़े मतलब 1 या 2 दिन बुखार आ सकता है, कुछ लोगों को शोल्डर में पेन हो सकता है जहां पर लगाया जाए, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत सर में दर्द या माइल्ड सा शॉर्ट थ्रोट या थकावट हो सकती है, तो उसको नजरअंदाज कर दिया जाए। थोड़ा पैरासीटामोल अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन का मतलब होता है कि आपका हाथ पांव ठंडे पड़ जाना या ब्लड प्रेशर कम होना या खुजली हो जाना। ये यदि होता है, वैसे तो अमूमन उन लोगों को सबको 30 मिनट तक रखा जाता है। इसलिए जब भी आप वैक्सीनेशन लगाएं और आपको बताया जाता है कि 30 मिनट का आप इंतजार करिए, तो वो इंतजार करना जरूरी है। आप जरूर इंतजार करें और ऐसे में यदि आपको कुछ भी होता है तो आप फौरन जरूर बताएं। उसके बाद कुछ दूसरी इंजेक्शन के बाद भी कुछ लोगों को, पहले इंजेक्शन के बाद दूसरा जब इंजेक्शन लगता है उसके बाद भी कुछ लोगों को, जो मैंने बताया, हो सकता है। जो दूसरी आपने एक जो बताई कि क्लॉटिंग हो सकती है, उसमें थोड़ा बहुत छाती में दर्द या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। यदि ऐसा कुछ भी होता है तो फौरन अपने डॉक्टर को बताएं तो आपका इलाज हो सकता है। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि मुझे किसी दवाई से एलर्जी है, तो क्या मैं ये इंजेक्शन ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? आपको यदि किसी दवाई से एलर्जी है, आप डॉक्टर को जरूर बताएं, लेकिन ऐसा कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है कि यदि आपको किसी दवाई से एलर्जी है तो आप ये नहीं ले सकते। कुछ लोगों को पोलन से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को हर मौसम में कुछ ना कुछ जुकाम खांसी हो जाता है, तो ऐसा यदि कुछ है तो भी घबराने। जी, बहुत
जी, बहुत ज़रूरी जानकारी आपने इस वक्त डॉक्टर सैनी और डॉक्टर करण हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टीके के बाद कोरोना का खतरा बना रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड जो है लक्षण होते हैं इसके। और जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है उनको कोरोना संक्रमण का खतरा भी बहुत कम होता है, लेकिन 1% लोगों में ये गंभीर हो सकता है। तो ध्यान रखने की और सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा या कोई इंजेक्शन ना लें। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।